आज की वीडियो में हम समझेंगे एनएचपीसी को लेकर क्या न्यूज़ सामने आ रही हैं, क्या अपडेट सामने आ रही हैं, क्या वो बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में जैसा आपको पता है एजीएम की मीटिंग रखी है। ये मीटिंग लगभग 48 वर्ष की मीटिंग हम कह सकते हैं और इस मीटिंग में काफ़ी बड़े खुलासे हुए हैं। मैं वैसे ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पूरा प्रॉपर बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ और बड़ी अपडेट जो चेंज हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये न्यूज़ इसलिए इतनी ज़रूरी होती है क्योंकि इनका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ता है और आप इधर देख भी सकते हैं जब से ये न्यूज़ सामने आई एकदम स्टॉक बढ़ा भी था और मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई जो मीटिंग की बैठक थी लगभग 2:30 बजे के आसपास शुरू हुई थी और 5 बजे तक चली थी। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें की गई थी और मैं आपको बताना चाहूँगा 320 शेयर धारक थे जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर भाग लिया था। 28 अगस्त को ये मीटिंग की गई थी और उसका रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट में काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स हमें देखने को मिली हैं। और आप इधर देखेंगे तो इसी अपडेट को लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड भी एक आर्टिकल पब्लिश करता है और ये आर्टिकल की डेट भी आप चेक कर सकते हैं 31 अगस्त 2024। और थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलेगा इस आर्टिकल में क्या बोला गया है। कहा गया है कि भाई जो एनएचपीसी है उसने अपना बोरिंग हाइक बढ़ा दिया है। पहले 40,000 करोड़ के आसपास वो अपना कर्ज है या उधारी सीमा है वो रखती थी, लेकिन अब वो 50,000 करोड़ के आसपास हो गई है। अब ये उधारी सीमा बढ़ाने का मेन मकसद क्या है, रीज़न क्या है और इससे कितने फ़ायदे कंपनी को होंगे, इसको हम समझते हैं, जो कि इन्होंने नीचे ही दिया गया है। सबसे बड़ी बात, जब कंपनी ने बोला कि भाई हम 40,000 से 50,000 करोड़ अपनी उधारी सीमा करना जा रहे हैं, तो 99.99% वोट इनको मिले हैं और इस वोट में सिर्फ हमें यही देखने को मिला कि सब ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो इससे हमें बहुत ही क्लियर हो जाता है कि भाई कंपनी अपने विकास और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी और इसीलिए उन्होंने जो उधारी सीमा है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है और 99% प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है, वोट फाइनल हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि भाई कंपनी को 10,000 करोड़ और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आगे कंपनी अगर अपना किसी भी तरह से विकास करती है या कोई भी परियोजना कंपनी आगे लेके आती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इससे कहीं ना कहीं कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का एक विश्वास भी बढ़ेगा कि भाई हाँ, कंपनी में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे कंपनी का फ़ायदा होगा, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा, कंपनी की वैल्यूएशन, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में फ़ायदा होगा, जिससे कि ओवरऑल इन्वेस्टर्स के ही ग्रोथ होने वाली है। अब यहाँ पर आप देखिए 2 बड़ी अपडेट और निकल के सामने आ रही हैं। पहली 16 घंटे पहले की अपडेट है और दूसरी 19 घंटे पहले की अपडेट है। पहले मैं 19 घंटे पहले वाली अपडेट आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम ये 16 घंटे वाली देखेंगे। जैसे मैं सिंपली क्लिक करता हूं तो मेरे सामने जो ऑफिशियल पीडीएफ है खुल जाती है। और गाइज़ ये बिल्कुल मत समझिए कि इन अपडेट्स का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपको बताना चाहूँगा, अगर कंपनी जैसे एनएचपीसी जैसी कंपनी अगर खुद से ही पीडीएफ लॉन्च कर रही हैं, सेबी को दे रही हैं और एनएससी और बीएससी को ये पीडीएफ भेजी जा रही हैं, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि इन पीडीएफ को भेजा इसलिए जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को भी पता रहे कि भाई स्टॉक में क्या हलचल चल रही है। और एक बहुत बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं और यहाँ पर कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में कुछ चेंजमेंट किया है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी कंपनी में, अगर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी कुछ भी कर सकती है, बड़े से बड़े क्राइसिस से निकल सकती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकती है। और यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट फ़िलहाल अभी चेंज हुआ है। तो जो नया मैनेजमेंट आया है यानी जो नए ईडी आए हैं वो कैसे हैं, उनकी डिग्री क्या है, उनका क्या प्रोफेशन है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जो पुराने ईडी हैं वो फ़िलहाल अब रिज़ाइन दे चुके हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही बताया जा रहा है कि भाई उनकी एज हो चुकी है और एज के हिसाब से उनको निकाला जा रहा है, या हम बोले कि अब उनको रेस्ट का टाइम आ चुका है, उनकी एज पूरी हो चुकी है। एक ईडी बनने की जो एज होती है या जो क्राइटेरिया होता है जॉब करने का, कंप्लीट हो चुका है। 31 अगस्त 2024 को इनको निकाल दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो अपॉइंटेड किए गए हैं दूसरे यानी कि श्री संदीप मित्तल, वो अब आपको आगे ईडी देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये पहले ही कंपनी में थे, इनका प्रमोशन हुआ है
और अब ये ईडी के तौर पे नियुक्त किए जाएंगे 1 सितंबर 2024 से। ये इनका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जिसमें इन्होंने बीए किया है सिविल से, बीटेक एमटेक किया है, एमबीए किया है और एमएससी किया है हाइड्रो पावर से। और इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है इस कंपनी में वो लगभग 1989 की है। हम कह सकते हैं कि लगभग 35 साल का इनको एक्सपीरियंस है। तो गाइज़ इसी चीज़ को, इसी अपडेट को इन्होंने हिंदी में भी इधर पोस्ट किया है, तो आप चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं। तो इससे हमें एक बात समझ में आई है कि नो डाउट कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है, लेकिन कंपनी ने बहुत ही क्लियरली, या हम बोले बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, जिसमें कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉय को प्रमोट करके उनको ईडी की जगह रखा है, जो कि अच्छा संकेत है। और ये एक दिखाता है कि भाई मैनेजमेंट अपना किस तरह से आगे बढ़ा रहा है चीज़ों को और किस तरह से हर चीज़ पे निगरानी भी रख रहा है। बाकी गाइस एक और अपडेट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है 16 घंटे पहले की। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने फिर से जो पीडीएफ है एनएचपीसी की तरफ से खुल जाती है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। सेबी के तहत, एनएससी और बीएससी के तहत हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि हाँ, ये जो प्रपोज़ल था कि ये कंपनी एक मिनी रतन है, इसको प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और बता दिया कि भाई बिल्कुल इस कंपनी को मिनी रतन का जो दर्जा है वो मिल चुका है। इसका मतलब साफ है कि गाइज़ अब हम इस कंपनी को नवरत्न के अंदर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कंपनी अब एक नवरत्न कैटेगरी में भी हमें देखने को मिलेगी। यह सूचना सेबी के द्वारा डाली गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि भाई कंपनी अब नवरत्न के अंदर आ गई है। जब से ये कुछ न्यूज़ आई हैं तब से स्टॉक में बहुत तेज़ी आई है। नवरत्न में जब से कंपनी आई तब से स्टॉक आप देख सकते हैं बहुत ही स्पीडली बढ़ा है। बाकी अब देखते हैं कि भाई आगे क्या पिक्चर और आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, किस तरह से कंपनी आगे अपने आप को सस्टेन और रिलेबल कर पाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एनएचपीसी का स्टॉक खोला हुआ है स्क्रीनर पे, और थोड़ा फंडामेंटली भी समझ लेते हैं। न्यूज़ तो हमने जान ही ली हैं और ऑलमोस्ट जितनी भी न्यूज़ हैं सारी हमें पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। पहले ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी में थी, लेकिन अब ये कंपनी नवरत्न कैटेगरी में आ गई है। अगर मैंने उस पीडीएफ में रीड करने के लिए मैंने अगर आपको मिनी रत्न बोल दिया तो उसको आप नवरत्न ही समझिए, वो मिनी रत्न नहीं है अब। यानी कि एनएचपीसी ने ग्रोथ की है मिनी रत्न से नवरत्न में आने में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट कैप कंपनी का 96,000 करोड़ के आसपास हो गया है। बहुत बड़ा मार्केट कैप कंपनी इस टाइम होल्ड कर रही है। ऊपर से कंपनी का जो PE 26 है, आज भी ये कंपनी बहुत छोटे प्राइस पे आपको देखने को मिल रही है। 32,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। 96,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर अगर 32,000 करोड़ का कर्ज है तो 0.84 के आसपास का डेट टू निकल के आता है। डेट टू इक्विटी 0.84 है, कह सकते हैं कि नियरेस्ट वन है। बहुत कम तो नहीं है कर्ज कंपनी के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 5 साल में कंपनी ने कुछ खास सेल की नहीं है। 1.41% की ही सेल ग्रोथ आपको 5 साल में देखने को मिलेगी, जो कि लिहाजा बहुत ही ज़्यादा कम है। ओवरऑल कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ में कुछ खास हमें पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलती, बट जो कंपनी का P&L है वो ज़रूर हलचल में रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं मार्च 2024 और आने वाला TTM, इसमें जो P&L है कंपनी का हल्का सा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो वाकई में जून 2024 कंपनी का बहुत बेहतरीन रहा है, जिसमें कंपनी ने 885 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाकर 1463 तक ले आई थी, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 47% से OPM परसेंटेज 54% तक चला गया था। तो अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बाकी एनएचपीसी से रिलेटेड जो भी नई अपडेट, जो भी नई न्यूज़ होती हैं, वो मैं आपको इसी तरह से अपडेट करता रहता हूँ, आपको क्लियर करता रहता हूँ कि कंपनी में चल क्या रहा है, जिससे कि आप अपना डिसीजन बना सकते हैं।
फिलहाल किसी भी तरह का मैं आपको कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं देता, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस देता हूं। लेकिन अगर आप न्यूज़ से इसी तरह से अपडेटफुल रहना चाहते हैं, अगर आप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के बारे में इसी तरह से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, जिनकी मार्केट में नज़र बढ़ रही है, या हम बोले इन्वेस्टर्स की नज़र जिन स्टॉक्स के ऊपर होती है, वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे हम इसी तरह से लाते रहते हैं। उनके प्रति जो न्यूज़ हैं, उनके प्रति जो अफवाहें हैं, वो सब आपके साथ इसी तरह से शेयर करते रहते हैं। बाकी गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।